जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करता हूं आप सभी होली को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। मेरे मित्र, होली भी अब जा चुका है और कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है हम लोगों को अपने स्टडी पे लौटने की और अपने प्रिपरेशन पे फोकस करने। उसी कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन का प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं साइंस को प्रमुखता से लेके चलना होगा और आप यूं कह लो कि साइंस जो है वो आपका एक अहम सब्जेक्ट है एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम। ना सिर्फ इसके थियोरिटिकल पोर्शन को आपको मजबूत करना होगा बल्कि आपको इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी मजबूत करना होगा और दोनों से ही संबंधित क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मेरे मित्र, जो आज का ये सेशन है वो कहीं ना कहीं आपको ये बतला के जाएगा कि जो आपके एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम में साइंस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लेवल क्या होता है, उसका लैंग्वेज क्या होता है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, लेकिन उससे पहले आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी भविष्य में सभी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक को एक बार पूरा कवर करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक जो साइंस फाउंडेशन योगदान बैच है उसमें से। ध्यान में रखिएगा कि अभी एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक योगदान बैच और एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच दोनों बैच पे होली ऑफर चल रहा था पिछले 5 मार्च से, और ये ऑफर जो है वो सर 10 मार्च को खत्म हो जाए। और एएलपी टेक्नीशियन कॉम्बो बैच जिसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए आपको पूरी साइंस करवाई जाएगी वो आपका @ 349 में अवेलेबल है। तो अगर आप में से कोई भी मित्र आगे के सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको जरूरत लग रहा है कि एनसीईआरटी हमको एक बार कवर करना चाहिए, या फिर एएलपी एंड टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि एक बार साइंस पढ़ना चाहिए, तो आप सभी का स्वागत रहेगा इस योगदान बैच में और एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। ध्यान में रखिएगा, अगर इस बैच से संबंधित आपको किसी अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के चेक कर सकते हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है लेकिन न्यू कमर स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है सर 1 और चौथा ऑप्शन है 4। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आंसर आपको निकालना है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 540 ग्राम ग्लूकोज 540 ग्राम ग्लूकोज में मोल की संख्या कितनी है। मोल की संख्या आपको बतानी। मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे जब भी मोल की संख्या की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के कई सेशन में मोल की संख्या को निकालने के लिए फॉर्मूला बताया है, क्या होता है। तो आप सभी कहते हैं कि सर मोल की संख्या इक्वल टू फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान। क्या होता है सर, दिया गया द्रव्यमान बटा बटा परमाणु भार, परमाणु भार या अनुभार। मेरे मित्र यहाँ पे मैं दो चीज की बात क्यों कर रहा हूं तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में किसी तत्व की बात की जाएगी तो उस तत्व के परमाणु भार की बात हम लोग करेंगे, और अगर आपके क्वेश्चन में किसी यौगिक की बात की जाएगी तो हम लोग उस सेंस में अनुभार की बात करेंगे। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 540 ग्राम ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 540 ग्राम C6H12O6 में मोलों की संख्या कितनी है। आप कहेंगे बड़ा ही सरल है सर, यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो क्या है, तो आप कहिएगा कंपाउंड यानी कि यौगिक है। क्या है, यौगिक है, और इसका जो टोटल भार होगा वो क्या कहलाएगा, आप कहेंगे अनुभार। दिया गया द्रव्यमान कितना है 540, 540 को अनुभार से डिवाइड कर देना है, मोल की संख्या आ जाएगा। मेरे मित्र आप में से कई मित्र ऐसे होंगे जिसको अनुभार निकालने में भी कठिनाई होगी, तो परेशान नहीं होना है। किसी भी यौगिक का अगर आपको अनुभार निकालना है तो उसमें आप ये देखिए कि उसमें भिन्न भिन्न तत्वों के कितने परमाणु हैं, और जितने परमाणु हैं
और उस तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है उससे गुना करके सबको जोड़ दीजिए। आप कहिएगा कैसे, हवा में हो जाएगा? नहीं चला, ध्यान देना। C6H12O6 है, हमको अनुभार निकालना है, तो कार्बन के 6 परमाणु हैं। आप हमको बताइए कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहिएगा 12, तो मेरे मित्र यहाँ पे 12 लिख देते हैं। कार्बन के कई गो परमाणु है? 6 गो, हमने बोला जोड़ दो, तो सर प्लस का साइन लगा दो। ध्यान देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 12, एक परमाणु का द्रव्यमान 1, तो सर ये हो जाएगा 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं गुरुजी? 6, और मेरे मित्र ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो आप कहेगा सर 16 गुना 6 हो जाए। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 छः के 72, 12 एकम 12, 16 छः के 96, 6 दू 8, 2 10 हो जाएगा, आपके पास एक बचेगा, 9 1 10, 10 7 17, 1 18। मेरे मित्र जो आपका ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है उसके एक अणु का भार कितना होगा? आप कहेंगे 180 ग्राम। ग्लूकोज के एक अणु का भार कितना होगा? सर 180 ग्राम। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोल की संख्या कितनी होगी? मेरे मित्र आपका फॉर्मूला है दिया गया द्रव्यमान बटा परमाणु भार इंटू अणुभार, सॉरी परमाणु भार या फिर अणुभार। यहाँ पे तो यौगिक है, अणुभार लेना है। आप कहेंगे सर दिया गया द्रव्यमान हमारा 540 है और हमारा ग्लूकोज का अणुभार कितना है? 180, ये जीरो इसके साथ कैंसिल होगा, 18 या 54 होगा। ये कितना आ गया सर? 3 मोल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भाई मेरे जब भी आपको इस टाइप का सवाल देखने को मिले तो आप यही तरीका अपनाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर इस तरह के सवाल से आप हैबिचुअल हो जाते हैं, यानी कि डे टू डे प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इतना सब तिकड़मबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो आपका यहाँ पे ग्लूकोज यौगिक की बात की गई है, अगर आप सही से प्रिपेयर हो रहे होते हैं, यहाँ पे अणुभार भी निकालने की जरूरत नहीं होती। आप सीधे कह देते सर एक अणु ग्लूकोज 180 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि सर वो चीजें आपके हैबिट में हो जाती है। आप खटाखट यहाँ पे कह देते 12 छः के 72, 12 एकम 12, 16 छः के 96, 72 12 96 जोड़ दो, यही अणुभार है। तो मेरे मित्र अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप सवाल को बहुत ही शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं, जो कि ट्रिक के नाम से जाना जाता है। बहरहाल बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। गैस का अंतिम तापमान होगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे प्रेशर क्या है चला? प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। प्रेशर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है सर, यानी कि नियत है। कहा जा रहा है तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि गैस का अंतिम तापमान क्या होगा, यानी कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में प्रेशर क्या है? नियत है। प्रेशर क्या है? नियत है। जबकि रिलेशन किसके बीच में बताया जा रहा है? तो सर यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके बीच में बताया जा रहा है। किसके बीच में बताया जा रहा है सर? टेम्परेचर और साथ ही साथ वॉल्यूम के बीच में। क्योंकि कहा जा रहा है कि एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। मतलब पहले इसका आयतन कुछ था और गर्म करने के बाद इसका आयतन दोगुना हो जा रहा है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है, किससे मालूम है सर? तो द लॉ ऑफ वॉल्यूम से। किससे मालूम है? द लॉ ऑफ वॉल्यूम से। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, द लॉ ऑफ वॉल्यूम को हम लोग चार्ल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स लॉ क्या कहता है सर? जब दाब नियत रहे तो गैस का जो आयतन होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। तो सर इन दिस क्वेश्चन प्रेशर इज ऑलरेडी कांस्टेंट। पी हमारा क्या है सर? कांस्टेंट है। तो हम लोग सीधे नहीं कह सकते हैं सर वॉल्यूम जो है वो तापमान के समानुपाती होगा। आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। भाई मेरे जब आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम तापमान के समानुपाती होगा, तो अब आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे V1 बटा V2 लिखे और T1 बटा T2 लिखे तो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल गलत नहीं होगा सर, यही तो हमारा द लॉ ऑफ वॉल्यूम का एक्चुअल रूप है जहां से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो बस यही आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, डाटा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस एक चीज ध्यान में रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में, उसको किस में बदलना होगा? केल्विन में बदलना होगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रख करके सॉल्व करेंगे।
जब भी आपको इस तरह के गैसियस लॉ से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो उसमें ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखेंगे कि जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो मेरे मित्र, जो आपका टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है। तो मेरे मित्र, ये जो 27 डिग्री सेल्सियस है, ये जो 27 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है आपका T1 है सर। और फिर क्या कहा जा रहा है कि नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन 2 गुना ना हो जाए। तो सर आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि लेट जो हमारा V1 है वो क्या है, V है। V1 क्या है, V है। और साथ ही यहाँ पे हमारा T1 क्या है, आप कहेंगे सर 27 डिग्री सेल्सियस। T1 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। बस मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना होगा, केल्विन में बदलना होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर 27 में 273 ऐड कर दीजिए। तो कर दीजिए, 7 3 10, 7 2 9 1 10 और 2 1 3, ये कितना हो गया 300 केल्विन। तो मेरे मित्र T1 को आप 27 डिग्री मत लिखिए, T1 को आप क्या लिख लीजिए, 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब चीजें आसान हो जाएगी। आयतन क्या होना चाहिए सर, 2 गुना। तो V2 हमारा क्या हो जाएगा 2V। और क्या निकालना है, तो गुरुजी हमको T2 निकालना है। क्या निकालना है, T2 निकालना है। क्या कहिएगा कि सर फॉर्मूला तो यहाँ पे आपने बगल में लिखा है, V1 बटा V2 इक्वल टू T1 बटा T2। मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी V1 के जगह हम V रख देते हैं और V2 के जगह 2V, T1 के जगह जो है हम 300 केल्विन रखते हैं और T2 के जगह क्या रखते हैं। तो सर T2 तो निकालना है हमको, ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहिएगा T2 इक्वल टू गुरुजी 600 केल्विन हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपका जो आंसर आया है वो केल्विन में आया है। आंसर किस में आया है, केल्विन में आया है। आपको जवाब किस में देना है सर, डिग्री सेल्सियस में देना है। किस में देना है, डिग्री सेल्सियस में। तो दूसरा टेम्परेचर तो आप 600 केल्विन निकाल लिए, यानी कि जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब तक इस गैस का आयतन 2 गुना ना हो जाए तो गैस का अंतिम तापमान क्या होगा। तो अगर कोई गैस हमारा V आयतन का है, अगर कोई गैस हमारा V आयतन का है तो उसके टेम्परेचर को हमको, सॉरी उसके आयतन को 2 गुना करने के लिए हमको इतना टेम्परेचर चाहिए। ये टेम्परेचर तो केल्विन में है ना, इसको क्या करना होगा, डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा। आप क्या कहेंगे कि सर इसको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए इसमें से 273 माइनस कर दीजिए। 273 क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आप ही बताइए कितना आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा सर 7 3 10, 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6, यानी कि ये हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा सर, 327 डिग्री सेल्सियस। तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे मित्र आपके एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम में गैसियस लॉ से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ऐसे प्रश्नों को कहीं ना कहीं अपने प्रिपरेशन के दौरान आपको जरूर शामिल करना चाहिए ताकि जो भी आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से दूर हो पाए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। मेरे मित्र आपका अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, इसे जूल में दर्शाए। मेरे मित्र बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे मित्र यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें बार बार बोला जा रहा है कि विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है। तो हम लोग को लगता है कि माइंड में कि इसका कोई ना कोई कैलकुलेशन होगा, आंसर आएगा, फिर उसको जूल में बदलना होगा। क्या कैलकुलेशन है चेला, कोई कैलकुलेशन नहीं है। पहले ही कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा इसकी खपत होती है। तो क्वेश्चन तो हमारा पहले से क्लियर है ना कि 1 kWh में कितना जूल होता है, ये चीज हमको बताना है। बिल्कुल सर। आप कहिएगा कैसे, तो मेरे मित्र जो किलोवाट आवर है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर जो विद्युत ऊर्जा है उसमें व्यय की दर है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, शक्ति के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमर्शियल सर मतलब यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल का या फिर किसी अन्य चीज का, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, kWh का यूज करते हैं। अब अगर kWh की बात करेंगे तो सर यहाँ पे 1 घंटा है और 1 किलोवाट है। तो आप क्या कहिएगा सर, अगर हम सीधे नाक ना पकड़ के इसे घुमाएंगे तो 1 kWh तो 1 kW इंटू 1 आवर। अब बताइए 1 किलोवाट में कितना होगा सर, 1 किलोवाट में कितना वाट, 1000 वाट। 1 आवर में सर कितना सेकेंड, आप कहिएगा 3600 सेकेंड। चला जी 36 गुना 10 टू द पावर 5 कर दीजिए, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल कर दीजिए।
या आप सीधे कह देते सर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सर ऐसे प्रश्नों को आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है सर, और इसके लिए आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए सर, ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, करने में कोई बुराई नहीं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। अब मेरे मित्र, जब हम लोग कार्य की बात करते हैं तो हमारे मन में W = Fs या फिर W = Fs cos थीटा, ऊपर फेंक रहे हैं तो mgh के रूप में होगा, अगर गति में है तो कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, हम लोग यही मान के चलते हैं। लेकिन जब विद्युत में हम लोग से कार्य पूछा जाता है तो फिर हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। मेरे मित्र, गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है आपको वो समझना होगा कि यहाँ पे एक्चुअली कार्य कहाँ पे यूज हो रहा है। मेरे मित्र थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि मान लीजिए कि ये आपका कोई क्यू चार्ज है, क्या है सर, क्यू आवेश है, तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र को क्रिएट कर लेगा। चला जी ध्यान में रखिएगा कि अब अगर हम इन्फिनाइट से किसी क्यू प्लस चार्ज को, इन्फिनाइट से किसी क्यू प्लस चार्ज को लाने की कोशिश करेंगे इस चार्ज के नजदीक, तो आप क्या कहिएगा सर, दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा सर, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि ये दूर भगाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, दूर भगाने की कोशिश करेगा मेरे मित्र। लेकिन आपको दूर भागाने की कोशिश तो ये करेगा, लेकिन इसके विरुद्ध आपको लाना है। आप कहेंगे सर विरुद्ध लाएंगे तो हमको इससे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क की बात यहाँ पे की जा रही है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो किया गया कार्य होता है एक्चुअली में वो विभवांतर होता है। और हम सभी कहते हैं कि गुरुजी V जो है वो W यानी कि वर्क बटा चार्ज के रूप में लिया जाता है। जब हम लोग विभवांतर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं सर, वर्क बटा चार्ज के रूप में, यानी कि कार्य बटा आवेश के रूप में लिया जाता है, और हम लोग V = W बटा Q लिखते हैं। तो चला जी यहाँ पे आपका विभवांतर कितना है, विभवांतर कितना है सर, 5 वोल्ट है, हमको कार्य निकालना है। जबकि आपका आवेश कितना है, 2 कूलम, कार्य कितना होगा चला, आप कहेंगे सर 10 जूल। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे मित्र इलेक्ट्रिसिटी में भी कार्य निकाला जाता है, किस फॉर्म में होता है सर, विभवांतर के फॉर्म में होता है। क्या कहते हैं, तो अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर होता है। और हम ये कह सकते हैं कि विभवांतर कार्य और आवेश का अनुपात होता है। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 D है तो यह क्या है, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। बहुत सारे मित्र यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे मित्र नहीं, लगभग लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि लेंस की शक्ति +2.0 D है, अब ये क्या होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा, उत्तलो अवतल होगा। मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला चीज तो आप सबों को याद रखना है कि पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंस, फोकल ऑफ द लेंस, यानी कि जो लेंस की शक्ति होती है वो लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां तक तो क्लियर। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो फोकल दूरी होगी वो उत्तल लेंस की भी होगी और किसकी होगी सर, अवतल लेंस की भी होगी। एक छोटा सा ट्रिक आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि सर उत्तल दिखने में छोटा लग रहा है, इसके लिए हम लोग बड़ा टर्म यूज करते हैं, और वो क्या, तो सर ये छोटा है तो इसके लिए बड़ा हम पॉजिटिव सोच लेते हैं, और जो हमारा अवतल है ये हमको बड़ा दिख रहा है उत्तल से, इसके लिए छोटा उल्टा ले लेते हैं। मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होगी। तो एक तरीका ये भी है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर बड़ा छोटा वाला बात ना याद रहा तब, तो मेरे मित्र परेशान नहीं होना, ये डायग्राम आपको कंठाग रखना है सर। मान लीजिए कि ये आपका कोई उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी राइट साइड में होती है, सॉरी फोकस सेंटर राइट साइड में होती है। क्या कहिएगा, प्रकाश की किरणें जो भी पड़ेगी सर ये यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगी, तो एक जगह पे केंद्रित होगी, तो जाहिर सी बात है कि यही फोकस दूरी f हमारा होगा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि लेंस में अगर हम लोग कोई भी दूरी मापते हैं तो कहां से मापते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या है सर, ये है। तो आप क्या कहेंगे
कि सर प्रकाशिक केंद्र इसका जो है ये है, और यहां से अगर हम इस डायरेक्शन में मापेंगे तो सर आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। आप कहेगा शक्ति से क्या लेना देना है, तो सर जो लेंस का साइन होगा, सॉरी जो फोकल लेंथ का साइन होगा वो क्या होगा, लेंस की पावर का साइन होगा। तो यहाँ पे लेंस की शक्ति प्लस 2.0 डिग्री है, मतलब क्या हुआ कि जो लेंस की फोकल लंबाई होगी वो किस में होगी सर, पॉजिटिव में। पॉजिटिव किसका होता है, आप कहेगा सर उत्तल लेंस का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात की जाएगी सर अवतल लेंस के, तो सर अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है सर वो लेफ्ट साइड होती है, आपके लेफ्ट साइड होगी, और उत्तल लेंस में जो होगी वो आपके राइट साइड होगी। बस ये दो चीज ध्यान में रखिएगा। क्या कहिएगा कि सर इसमें अगर कोई प्रकाश के समांतर किरणें जाएगी तो वो क्या होगा, तो सर ये इस तरह से अपसरित हो जाएगी, और इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे, तो ये क्या होगा हमारा सर, ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। आप क्या कहिएगा कि सर यहां से इस प्रकाशिक केंद्र से यहां तक की मापी गई दूरी क्या होगा हमारा, आप कहिएगा सर फोकल दूरी होगा। अब प्रकाशिक सेंटर ये है और आपतित प्रकाश की दिशा ये है सर, लेकिन यहाँ पे आप फोकल लेंथ को मापने के लिए क्या कर रहे हैं, तो सर आपतित प्रकाश की दिशा ये है लेकिन फोकल लेंथ हमारा इधर है, तो आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत जा रहे हैं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की जो पावर होगी वो क्या होगी सर, धनात्मक होगी। अवतल लेंस की जो पावर होगी वो क्या होगी सर, ऋणात्मक होगी। वो आपको जैसे सुविधा लगे सर आप वैसे याद रख सकते। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एक लेंस में प्लस 2.0 डी की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई होगी। मेरे मित्र ये क्वेश्चन आप सबों के ऊपर होमवर्क के रूप में छोड़ता हूं, कोई लाग लपेटा नहीं लगाना है। बहुत सारे मित्रों को आंसर आ गया होगा, और अगर आपके मन में आंसर आ गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी ऑप्शन में से क्या होगा। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। मेरे मित्र क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पे रखा जाता है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा। मेरे मित्र जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके माइंड में लेंस हो या फिर मिरर हो, इसका डायग्राम पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि उत्तल लेंस के केस में प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो क्या होगा, राइट साइड में बनेगा। इमेज जब भी बनेगा तो कहां बनेगा सर, राइट साइड में बनेगा। और राइट साइड की तरफ जितनी भी दूरी मापी जाएगी दैट्स ऑल आर पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, तो सर ऑब्जेक्ट जो है उत्तल लेंस में वो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, और प्रकाशिक केंद्र से विपरीत में जितनी भी दूरी मापी जाएगी सभी क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पे रखा जाता है। तो चेला जी F इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव या निगेटिव, कहिएगा पॉजिटिव। क्या कहा जा रहा है कि यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, चेला जी U इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर। अब बताइए आप कि वस्तु हमेशा कहां रखा जाएगा, आप कहेंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में आइएगा कैसे, तो सर आपतित प्रकाश की दिशा ये होगी, लेफ्ट में अगर दूरी मापना होगा तो आपतित प्रकाश के विपरीत मापेंगे, यानी कि जो हमारा U है वो सीधे 30 सेंटीमीटर ना लिखाएगा, -30 सेंटीमीटर लिखाएगा। क्या पूछा जा रहा है सर, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो सर इधर बनेगा। आप क्या कहिएगा सर, लेंस फॉर्मूला हम सबों को मालूम है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। चूंकि परेशानी यहीं तक रहता है, यहाँ अगर आपने सही से लिख दिया वैल्यू को तो सॉल्व करने में, जोड़ने घटाने में भिन्न का जोड़ गुना भाग सबको आता है। चला अब देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, 1/10 1/v माइनस ये क्या होगा सर, तो -30, 1/-30 आप कहोगे सर 1/10 इक्वल टू 1/v अब प्लस ये क्या हो जाएगा 1/30, 1/10 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v। 10 और 30 कितना हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 तिया 30, एलसीएम 30 आएगा, 10 तिया 30, 30 से कम 30, 1/v। आप कहिएगा सर 2/30 इक्वल टू 1/v हो जाएगा,
2 एकम 2, 15 दूना 30, v इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देख लीजिए आपके ऑप्शन में है या नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल है सर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। मेरे मित्र, इस तरह के सवाल में जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है वो बस और बस चिन्ह परिपाटी में होती है। चिन्ह परिपाटी एक बार सही से एडजस्ट हो गया तो फिर बाकी के क्वेश्चन को तो आप आसानी से धूल फंका ही दोगे सर। ध्यान में रखिएगा, चिन्ह परिपाटी भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, मैंने कई बार बताया आपको। पीछे के वीडियो में जाएंगे या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम चिन्ह परिपाटी का भी लिंक आपको दे देंगे, आप वहां से अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। बहरहाल आइए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही सरल सा सवाल। बहुत सारे मित्र यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, हाय रब्बा ये क्या पूछ लिया गया। भाई मेरे क्वेश्चन करा जा रहा है कि -200 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होगा। फॉर्मूला बस एक ही लगाना है आपको, क्या? c/5 इक्वल टू f - 32/9। बस इसी पे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। आप कहोगे कैसे? तो सर c के जगह आप -200 रखिए, अब बटा 5 रखिए सर, f - 32/9। एक रे तो सॉल्व करना है सर। कितना हो जाएगा? -1800, 5f 32, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16। ठीक है सर, -1800 इधर आएगा तो 160, 5f हो जाएगा। अब इसको घटाइए सर, घटाइएगा तो कितना होगा? 0। ये कितना हो जाएगा सर? 6 4 10 और 6 1 7, 1 8, 6 4 10, 0। ठीक है सर। ओ भाई रुक जाओ, गड़बड़ा गए हम तो। 160 0 ठीक तो है, यहाँ पे एक लगाना था। -1640 इक्वल टू 5f, f इक्वल टू -1640 बटा 5। कैंसिल कर दीजिए सर। 328 से -328, 8 पंचे 40 और 5 दूना 10, 4 14, 5 तिया 15, 1 16। ठीक है सर, 328 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आपके। देख लीजिए किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर बी में है। तो सर सही आंसर कौन लेके जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। कुछ नहीं है सर, फॉर्मूला पे बस आपको पुट करना है और वैल्यू निकाल लेना है। और कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा होगा कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एलपीएन टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, ग्रुप डी आपने रिसेंटली खत्म करा है, सभी में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बस आपको जरूरत होती है उस फॉर्मूला को अपने माइंड में अरेंज करने की। और मेरे मित्र ये चीज आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, एक दिन में नहीं आ पाएगा। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में समय लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये उल्टा हो गया, इसको काट दीजिएगा। प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में समय लगेगा, प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में समय लगेगा, आपसे ये कहा जाए। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप u इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंक रहे हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी कि ये यहां से आपने इसको फेंका इस सतह से, अब ये ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर क्या होगा सर? नीचे आएगा, तब इसको ऊपर जाकर महत्तम ऊंचाई पे पहुंच के फिर नीचे आने में कितना समय लगेगा, ये चीज आपको बताना है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी एक भले ही हम इसको 14 मीटर प्रति सेकंड से रहे हैं, ये महत्तम ऊंचाई को तो कवर करेगा, वहां पे भी कुछ देर के लिए इसका वेग शून्य हो जाएगा और फिर ये क्या होगा? मुक्त वस्तु के भांति नीचे गिरना शुरू कर देगा और जब जमीन पे आ जाएगा तो इसका वेग क्या हो जाएगा सर? 0। तो यहाँ पे भी 0 है और u कितना है आपका? 14 मीटर पर सेकेंड। जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ऊपर फेंक रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जाएगा, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी लिखेंगे। आप क्या कहेंगे कि जब v 0 है तो हम लोग यहाँ पे u इक्वल टू 14 रखेंगे माइनस 9.8 इंटू टी। आप कहेंगे सर -14 इक्वल टू -9.8 इंटू टी, और कहिएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा गुरुजी, t इक्वल टू 14 बटा 9.8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1.43 के समथिंग आएगा। सही आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे कहेंगे कि गुरुजी ये वाला चीज हमको नहीं याद रहा था, तो बस एक को चीज याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में कहा जाए कि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का प्रारंभिक वेग इतना है
और उसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो मेरे मित्र टी इक्वल टू सीधे आपको यू बटा जी फॉर्मूला लगा देना। क्या लगाना है सर, जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि ऊपर फेंकने के बाद वस्तु नीचे आ जाती है तो ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय क्या होगा, आप कहेंगे यू बटा जी होगा। आप गौर से देखेंगे तो सर अंतिम में यही वैल्यू आता है। तो क्वेश्चन में आपका कोई भी प्रारंभिक वेग हो, बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय यू बटा जी के बराबर होगा, आपका काम बन जाएगा। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जा रहा है। यहां पे ये कोई आपका 2 केजी का वस्तु है जिसको ऊपर की ओर जो है वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड बाद यानी कि t इक्वल टू 2 सेकंड, तो इसकी 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये चीज आपको मालूम करना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी जब भी हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो कहते हैं ke इक्वल टू हाफ mv² होता है। यानी कि हमको गतिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या चाहिए, वस्तु का वेग चाहिए ही चाहिए, वस्तु का वेग चाहिए ही चाहिए। जबकि यहाँ पे तो वस्तु को प्रारंभ में ही 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, 2 सेकंड के बाद भी तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा। तो आप कहेंगे कि सर इतना काहे घबरा रहे हैं, फॉर्मूला लगाइए। v इक्वल टू ऊपर फेंका जा रहा है ना, तो u माइनस जी टी। v कितना है सर, तो सर v तो हमको निकालना है और u कितना है, तो सर u जो है वो है हमारा 20 मीटर पर सेकंड और g का वैल्यू सर 10 मीटर पर सेकंड लेना है। 2 सेकंड बाद पूछा जा रहा है। आप कहेंगे सर v इक्वल टू 20 माइनस 20 कैंसिल हो गए 0, यानी कि चूंकि v इक्वल टू 0 है और यहाँ पे v गुना में है, आप कहेगा सर पूरा का पूरा गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मेरे मित्र सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इतना हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, इतना हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। हम लोग सरल शब्दों में यह भी कह सकते थे कि सर जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वस्तु का स्थिति चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर से गिरेगा तो उसमें मोशन होगी, नीचे से फेंकेंगे तो भी उसमें मोशन होगी, तो वस्तु का स्थिति चेंज होगा। तो वहां पे जो स्थिति चेंज हो रहा है उसके चलते उसमें एनर्जी आएगी जो कि स्थितिज ऊर्जा होगा। और हर एक बिंदु पे क्या होता है, तो सर जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदलता है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। तो अगर यहाँ पे ऊपर फेंकने के दौरान गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है तो हम सीधे कह सकते थे सर 0 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा, क्योंकि सर जितना ऊपर जा रहा है उतना तो उसको विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य भी करना पड़ रहा है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर सीधे आप कह देते सर 0 जूल, सही हो जाता। मेरे ख्याल से आप 10 क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। और अगर आपको अब इस टाइप का कोई भी प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसका धज्जी उड़ा सकते। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस।